नमस्कार। विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीकेन शेखर वाजपेयी। इस वक्त महिलाओं के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर बातचीत करने की ज़रूरत है, और ऐसे में जब विमेन का जिक्र हो, बियॉन्ड का जिक्र हो, थॉट का जिक्र हो, तो मुझे लगता है कि ज्योति अय्यर मैम को सबसे पहले मैं स्वागत कर लूँ। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। थैंक्स। और आज विशेष तौर पे हम उन पहलुओं पे बात करने जा रहे हैं जिस पहलू का जिक्र अगर मैं सामान्य महिला के तौर पे करूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा चीज़ों को समझना। जब किसी प्रोफेशन से कोई महिला होती है तो उस प्रोफेशन के बारे में बेहतर बात कर सकती है, लेकिन जब महिला के संदर्भ में बात करनी है तो सामान्य महिला के तौर पे अगर हम बात करें तो कितने लोगों को ये प्रभावित करेगा, शायद इस बातचीत के बाद हम बेहतर समझ पाएंगे। ज्योति मैम, क्यों लगा कि विमेन बियॉन्ड थॉट की इस मंच पे आकर बातचीत करने की ज़रूरत है तब जब महिलाओं के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं? कई चुनौतियों में कुछ ऐसी बातें हैं जिस बातों को लेकर विशेष तौर पे आप समझती हैं कि मुझे इस वक्त बात करने की ज़रूरत है। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि विमेन बियॉन्ड थॉट के लिए जो मंच हमने क्रिएट किया, उस मंच पे आपका आने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक आम महिला जो हाउसवाइफ है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, तो भी वो बहुत कुछ कर सकती है और उसे बहुत कुछ करना चाहिए, और उसे अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए कि वो एक हाईली क्वालिफाइड और एक बड़े प्रोफेशन से नहीं जुड़ी है तो वो एक बैकग्राउंड में चली गई और कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं सोचना है, और हर नारी में वो शक्ति है और वो शक्ति मैं नारी को दिखाना चाहती हूँ। अपने अंदर की शक्ति को मैं चाहती हूँ कि हर नारी पहचाने। इसमें सबसे अहम बात है कि एक नारी, एक औरत सबसे पहले खुद के लिए जिए। हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि रिश्ते ज़रूरी नहीं हैं, रिश्तों के बिना ज़िंदगी नहीं, प्यार के बिना ज़िंदगी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हर औरत बोलती है मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बहू हूँ। कोई ये क्यों नहीं बोलता मैं एक औरत हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ? ये बहुत कम लोग बोलते हैं। दूसरों के वजूद से अपने वजूद को जोड़ने लगते हैं, लेकिन वो वजूद तो हमने बाद में बनाया है। हमें भगवान ने एक गर्ल, एक औरत बन के हमने जन्म लिया है। ये तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने एक औरत बन के जन्म लिया है। मैं ये चाहती हूँ कि अगले 7 जन्म तक या अगले आने वाले कई जन्मों तक अगर भगवान की मुझ पे कृपा हुई तो मैं औरत ही बन के जन्म लेना चाहूँगी और औरत को ही जन्म देना चाहूँगी। मेरी 8 साल की बेटी है और मैं शिद्दत से चाहती थी कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बेटी हो। ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी जिसके लिए मैंने दिन रात भगवान के आगे माथा टेका, और मुझे आज एक प्यारी सी बेटी हुई। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक आम तौर पे मैंने देखा है कि कभी भी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या प्रोफेशनल डिसीजन हो या एक घर खरीदने की बात हो कि किस तरह का घर खरीदना चाहिए, हमें कैसे घर में रहना चाहिए, या फिर बहुत ही छोटी सी बात हो कि एक महिला चाहती है कि आज मैं ब्यूटी पार्लर चाहती हूँ, या मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ, या कोई मंदिर जाना चाहती हूँ, या किसी दोस्त से मिलना चाहती हूँ। मैंने बचपन से सुना है, चाहे वो एक यंग लड़की हो या एक बुज़ुर्ग आंटी हो, मैं ना इनसे पूछ के बताऊँगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हम शॉपिंग करना चाहते हैं, तो इनसे क्यों पूछना है? मैं उन लोगों में से हूँ जिससे जब जो करना है उसी वक्त उठ के कर लेती हूँ। हमें अगर मंदिर जाना है, मुझे आज मुंबई आना था इस शूट पे, मैं खुद उठ के आई हूँ। मैंने लास्ट में अपने हस्बैंड को बताया कि मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और क्यों जा रही हूँ उसका मैंने पर्पस बता दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं बताना है, लेकिन पूछना नहीं है। सामने वाले को हमारे फैसलों पे हावी नहीं होने देना है। हमें खुद के हर फैसले करने हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत औरतें ये क्यों नहीं कर पाती। इसका एक कारण तो है कि बचपन से औरतों को दबाया जाता है हिंदुस्तान में, जो विदेशी देशों में थोड़ा कम होता है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। चाहे पहले
पिताजी से शुरुआत होती है, फिर भाई, तुम ये नहीं करना, तुम छोटे कपड़े पहन के वहाँ नहीं जाना, तुम ये नहीं करना, तुम पति की सुनना, ससुराल में बहुत अच्छी बन के रहना। मैं ये नहीं बोल रही कि बुरी बन के रहना है, लेकिन तुम एक इंसान बन के रहो, बाद में बनो बहू, बाद में बनो पत्नी। तो ये तो सबसे पहले तो सोच ही ऐसी डाल दी गई है जिसे पहले पूरी तरह से बदलना होगा। जिस दिन एक लड़की ने जन्म लिया, अरे तुझे तो पराए घर जाना है, तेरा अपना कोई वजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों जाना है पराया घर? मत जाओ, मत करो शादी। शादी करना ज़रूरी तो नहीं है, मर्जी है तो करो, लेकिन ये कोई रिवाज नहीं है कि शादी करनी ही है वरना दुनिया क्या कहेगी। आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, आपका कोई पार्टनर हो, हमसफ़र हो, तो शादी कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन सिर्फ दुनिया कह रही है इसलिए मत कीजिए, माँ कह रही है इसलिए मत कीजिए। तो एक तो ये बात है कि बचपन से हम ये औरतों को सिखाया जाता है। दूसरी बात है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो अब जो ये औरतें ऐसा करती हैं, वो कई बार वो नहीं करना चाहती हैं, पर वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है। वो चाह रही हैं कि वो कहीं जाएं, मंदिर जाएं, शॉपिंग करें, पर उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर उन्हें परमिशन तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनके पास पैसा भी हो और उनके मन में भी ये विचार हो कि मुझे करना है और किसी की दबाव में नहीं रहना, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, बैलेंस हो जाए कि मन में फीलिंग भी हो और पैसा भी हो, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या लगता है आज की महिलाओं को जब आप देखते हैं, अगर अपने ग्रुप में ही आप नज़र डालिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देश की स्थिति पे हम बात करेंगे, आप अपने कॉन्टैक्ट्स की महिलाओं को निकालिए, कितने महिलाएं आपके जहन में ऐसी हैं जो काम करती है? अगर एक परसेंटेज अगर मैं देखूँ, मैं ये देख रही हूँ कि महिलाएं काम तो कर रही हैं, बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं तो। आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड और हर वक्त काम काम काम, घर का भी संभाल रही हैं, बाहर का भी संभाल रही हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि पढ़ लिख के काम करने लग गई महिलाएं, ये तरक्की हो गई, तो ये गलत हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं पे ज़्यादा जोर पड़ गया है। इससे तो हमारी माताएं और हमारी दादियाँ अच्छी थीं, जो शांति से घर संभालती थीं, जिनके ऊपर बोझ नहीं था। ठीक है, उनके पति उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते थे, पर वो बहुत पीसफुल लाइफ लीड करती थी। आज की महिला के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि घर संभालने की तो उनसे पूरी उम्मीद की जाती है, बावजूद इसके कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। ठीक है, वो मेड रखेंगी, कामवाली रखेंगी, लेकिन संभालने की पूरी जिम्मेदारी उन पे डाली जाती है। ठीक है, शायद मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ठीक है, कुछ हस्बैंड्स हैं जो थोड़ा बहुत मदद करते हैं। सवाल है कि जिस मुद्दे को आप टटोल रही हैं, आप कह रही हैं कि महिलाओं को जो है फर्स्ट हैंड डिसीजन लेने की हैबिट होनी चाहिए। तो सवाल है कि अगर पैसा हमारे पास है नहीं, तो पैसा तो पति से लेना है, पैसा तो पापा से लेना है, तो उस केस में अगर हम डिसीजन अगर ले भी लेते हैं तो परमिशन तो चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा, तो उसमें लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉपर हो, पढ़ी लिखी हो, आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर्स ये ही हो। हर महिला में एक हुनर होता है, वो खुद के हुनर को पहचान सकती है और वो छोटे मोटे तौर पे कुछ भी शुरू कर सकती है। ये नहीं सोचना ज़रूरी है कि अरे मैं तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं गई, या मुझे तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नहीं आना तो सबसे बड़ी बात, तो हिंदुस्तान में इंग्लिश जिसे नहीं आता उसे गंवार के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। क्यों? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि लंदन में रह रहे हैं? इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ हिंदी बोली जा सके, जहाँ हिंदी से गुजारा हो जाए, मैं वहाँ हिंदी ही बोलती हूँ। जहाँ ज़रूरी है सिर्फ मैं वहाँ इंग्लिश का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन लोगों की सोच ये हो गई है, हम किसी से भी आज मिल लीजिए, आप देखिए कोई भी हो, आप सामने किसी से भी मिलिए, अगर कोई हिंदी में बात करता है जिसे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो तुरंत एक सोच बना ली जाती है कि ये तो गंवार है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश ना बोलना गंवार की निशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की भाषा ही नहीं है। हमारे देश की भाषा हिंदी है। अगर उसको अपनी मातृभाषा में बोलनी है और अपनी राष्ट्रभाषा में बोलनी है और अपनी बात को रखना है और उसी भाषा में तरक्की करना चाहती है, उसी भाषा को आगे ला के आगे बढ़ना चाहती है, अंग्रेज़ी ना आते हुए भी, तो उसका पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए, घर वालों को भी और समाज को भी। क्या ये महिलाओं के ही साथ है या पुरुषों के साथ भी है? वैसे तो ये पुरुषों के लिए भी लागू होता है, पूरी तरह से ये हर हिंदुस्तानी के लिए लागू होता है, पर हम इस बात को आज ज़्यादा
हाईलाइट कर रहे हैं, ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि हम महिलाओं के बारे में हम यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति अय्यर मैम, विशेष तौर पे अगर मैं आपका जिक्र करूँ तो आप दिल्ली से हैं। मैं दिल्ली से हूँ। बर्थ प्लेस आपका दिल्ली है। लंदन में भी कुछ टाइम आप रही हैं। ज़मीनी हकीकत को कितना आप इस वक्त देख रही हैं कि धरातल पे स्थिति महिलाओं के खेमे में है? इस सवाल का जिक्र तब जब आप खुद पढ़ाई जो है कॉमर्स बीकॉम आप करती हैं। कुल मिला के देखें तो तकरीबन 9 से 10 साल का प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस है, चाहे वो मैं मार्केट के ट्रेडिंग का जिक्र करूँ, शेयर मार्केट का जिक्र करूँ, सीए फर्म का जिक्र करूँ। इन तमाम स्थिति के बाद आपने कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल उन लाइफ को जी है जो एक मैच्योर्ड विमेन की लाइफ कह सकते हैं। आपके जहन में जो ये दर्द है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के मुद्दे पे इतनी बेबाक जो आप बोल रही हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? मेरे साथ तो खैर ऐसा कोई पर्सनल तजुर्बा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन हूँ, दिल्ली में पली बड़ी हूँ। काफ़ी पढ़े लिखे हैं मेरे घर में सब। मेरे पिताजी, मैं एक इकलौती बेटी हूँ, भाई बहन नहीं है मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप, मेरे सब रिश्तेदार, चाचा बुआ वगैरह, मुझे तो सब ने बहुत पूछा है, बहुत मान दिया है। तो मेरे साथ तो ऐसा खैर नहीं हुआ है कि मुझे लड़की होने की वजह से कभी दबाया गया हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टाइप की लड़की हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो जो मेरे सामने घटता है, चाहे वो मेरे करीबी हो या थोड़े दूर के ही क्यों ना हो, या बिल्कुल इस सामने कोई चीज़ क्यों ना घटती हो, वो मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो मेरे ही साथ हो रहा है। मैं उसको दिल से जुड़ जाती हूँ। तो इसलिए मैं जो समाज में हो रहा है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करती हूँ। हालांकि मेरे साथ ना होते हुए भी ऐसा फील करती हूँ कि वो मेरे ही साथ हुआ। दिल से मैं महिलाओं के दर्द को महसूस करती हूँ, हद से ज़्यादा, क्योंकि दुनिया में मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ, अपने समाज में। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आज़ादी के 75 साल के ऊपर हो चुके हैं, हम अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? ऐसा ही मानो में आज़ादी ही नहीं हुई है महिलाओं की। तो देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन महिलाएं तो पति, भाई, पिताजी, चाचा के अंदर दबी ही हुई हैं ना। और मैं ये भी इसमें कहना गलत नहीं होगा कि हम जो पढ़ी लिखी महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाएं अगर पढ़ी लिखी भी हैं, वो तो ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो रही हैं फैसला लेने के लिए। कहीं ना कहीं बचपन से उनके मन में ये फीलिंग है कि सबको साथ लेके चलना है, परिवार को साथ लेकर चलना है, पति क्या सोचेगा, बच्चे को तकलीफ होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं सोचना है, हाँ रिश्ते बनाए हैं तो सोचना है, लेकिन अगर एक दिन पत्नी बाहर चली गई तो पति बच्चे को सोकर नहीं उठा सकता क्या? खाना नहीं खिला सकता क्या? सिर्फ बच्चे को खाना खिलाना है, स्कूल पहुँचाना है, इसलिए वो अपना काम ना करे, उससे जहाँ जाना है वो ना जाए। क्या पति कभी सोचता है कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरे बच्चे को बुखार है? नहीं सोचता। माँ तो दिल से करती है, माँ तो कभी भी बच्चे को छोड़ नहीं सकती। अगर बच्चा तकलीफ में है तो माँ तो सब काम छोड़ के करेगी ही, और वो कोई बंदिश नहीं है, वो माँ दिल से करेगी। लेकिन जो आम दिन है, जब बच्चा आत्मनिर्भर है, स्कूल जा रहा है, आजकल के बच्चों के पास कहाँ टाइम है माँ बाप के लिए? छोटे से छोटे बच्चे, स्कूल, उनकी क्लासेस, उनके बच्चे, उनके फ्रेंड्स, उनके पास वक्त कहाँ है अपनी माँ के लिए? तो वो माँ अपने बच्चे के पीछे भागती रहती है, पर बच्चे के पास वक्त कहाँ है अपनी माँ के लिए? तो माँ अपनी ज़िंदगी क्यों न जिए? ज्योति अय्यर मैम, यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि जब हम परिवार का जिक्र कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं, समाज में महिला पुरुष के सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक परिवार को चलाने के लिए हम अपनी योगदान का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में महिलाओं के सामने कई चुनौतियां हैं। अगर मैं जिक्र करूं तो ख़ास तौर पे जब अभी बात आपसे हो रही थी तो कहीं ना कहीं जब शादी होता है, बच्चों के संदर्भ में कई तरह तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आप देश की स्थिति को देखती हैं तो महिलाओं के सामने किस तरह की पारिवारिक समस्या से संबंधित मुद्दे नज़र आ रहे हैं? जब एक औरत माँ नहीं बन पाती है तब क्या होता है? वहाँ से उसकी ज़िंदगी की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि ऐसा बट ऑब्वियस कर दिया गया है कि शादी होगी तो बच्चा तो होना ही है। लेकिन अगर एक औरत में कुछ कमी है
मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है किसी भी वजह से, तो उस औरत की गलती नहीं है, वो तो कुदरत की गलती है। तो लेकिन उसका पूरा कसूरवार औरत को ठहराया जाता है और उसके फिर एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उस पर प्रेशर डाला जाता है कि किसी भी तरह से बच्चा पैदा करो, बेटा पैदा करके दो, नहीं तो बच्चा गोद लो, और वरना फिर वो आदमी दूसरी शादी करने की भी सोचता है और अलग तरीके से भी बच्चा पैदा करने की सोचता है, जैसे सरोगेट मदर वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हर एक के मन में एक बात रहती है कि शादी हुई है तो औरत तो बच्चा दे ही दे, और अगर वो नहीं कर पा रही है तो उसमें उसकी पहली बात तो गलती नहीं है, और दूसरी बात पति को उसका साथ देना चाहिए। जब एक शरीर का अंग खराब हो जाता है, कट जाता है, तो क्या हम उसे फेंक देते हैं? नहीं, वो हमारे ही शरीर का हिस्सा है। उसी तरह से पत्नी पति का हिस्सा है। सिर्फ एक वो बांझ है करके दूसरी शादी कर लेना, या पूरी ज़िंदगी सास और पति उसको ताना मारते रहें, बांझ बांझ का तो हमारे समाज में कुछ ज़्यादा ही है, इसे रोकना पड़ेगा। और दूसरा, लड़की नहीं जनी इसने, ये इसकी कोई औकात नहीं है, ये मनहूस है, इसने लड़की पैदा नहीं की। लड़की और लड़का पैदा करना क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है मेडिकली। ये वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम जो लड़के से आता है, तो ये लड़की कहाँ से जिम्मेदार हो गई? इस सोच को पूरी तरह से बदलना है, और हर उस इंसान को हमें झिंझोड़ना है जो ये कहते हैं कि लड़की बांझ है और बच्चा पैदा भी करे और लड़का भी दे दे। क्यों? लड़की क्यों ना दे? अगर सिर्फ सभी लोग लड़का ही पैदा करते रहेंगे तो समाज में औरतें ही ख़त्म हो जाएंगी, तो शादियाँ कैसे होंगी, आगे वंश कैसे चलेगा? तो जितनी अहमियत लड़के की है उतनी ही अहमियत लड़कियों की भी है। लोग कहते हैं चिता को आग देने के लिए लड़का चाहिए, लेकिन चिता को आग बेटी भी दे सकती है। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी माँ की डेथ हुई, मैंने सब कुछ किया, बरसी से लेके श्राद्ध से लेके हर चीज़ मैंने की, और मैं लगातार कर रही हूँ, मेरे पिताजी के लिए भी मैं कर रही हूँ। तो औरत को पूरा हक है। हमारे कुछ रीति रिवाज भी ऐसे बनाए गए हैं कि वेद पुराण में ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, लेकिन उनमें बहुत सारे तोड़ हैं कि अगर भाई नहीं है, लड़का नहीं है, तो अलग तरीके से किया जा सकता है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो औरतों को समझना पड़ेगा कि बांझ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सास और पति तो तभी चुप होंगे जब हम उन्हें चुप कराएंगे। इसके दो तरीके हैं। पहले तो आप कोशिश कीजिए, आप इलाज कराइए। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने इस नामुमकिन को मुमकिन किया है। इस बात का मुझे इतना गर्व है, कोई मुझे इसका क्रेडिट दे या ना दे, मैं खुद को इसका क्रेडिट देती हूँ, और आजीवन इस बात पे खुद को प्राउड फील करती हूँ। मेरा भी एक नामुमकिन टोटली मेडिकली गॉन केस था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, फाइनेंशियली मेरे पास इतनी क्षमता थी कि मैं इलाज करा सकी। मेरी एक बहुत प्यारी सी माँ थी जिसने मेरा पूरा सहयोग दिया। मेरे पति ने भी बहुत सहयोग दिया, मेरी खुशकिस्मती थी, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और मैंने 2 से 3 साल इलाज कराया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी मुझे कुछ मिल गया हो, और यही मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगी कि 1-2 महीने 4 महीने में हमें हताश नहीं होना है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोशिश तो पूरी करनी है। उसके बाद नहीं हो पाया तो ठीक है, उसके बाद फिर आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और दुनिया को एक्सेप्ट कराना है कि हाँ, मैंने कोशिश की। और क्यों कोशिश करनी है? इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं, कोशिश इसलिए करनी है कि मैंने भी इसलिए नहीं की कि मुझ पे प्रेशर था, मेरा पति कह रहा है, नहीं, इसलिए नहीं। मैं अपने कोख से एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी और माँ बनने का सौभाग्य पाना चाहती थी। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। और कोशिश के बाद भी अगर कामयाबी नहीं हासिल हो तो फिर हमें वो अपनी किस्मत करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं भी करती कहीं ना कहीं। और उसके बाद हमें लोगों को ये समझाना है कि बच्चा ही सब कुछ नहीं है। सो ये जो पूरी जो प्रोसेस आपकी थी मेडिकल, मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, इंडिया की कहानी थी या फिर लंदन की कहानी? शुरुआत लंदन से हुई है। मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी विच इज़ कॉल्ड मेडिकली डाउन सिंड्रोम। सो वो प्रेगनेंसी में डायग्नोस हो जाता है, जिसमें
पता लग जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस हद तक डिफॉर्मिटी आएगी। फिजिकली, मेंटली कुछ भी हो सकता है। सो वी कांट टेक द रिस्क आफ्टर नोइंग। फर्स्ट पार्ट एज आई सेड, लंदन से शुरुआत हुई, जो बच्चे को डाउन सिंड्रोम था और उस कंट्री का ये रूल था कि आप अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। तो 5.5 महीने में मुझे लेबर पेन इंड्यूस करवा के डिलीवरी कराई गई। पूरा पेन से गुजरना पड़ा, लेकिन हमें पता है कि हमें पहले से पता है कि हम एक मरे हुए बच्चे को जन्म देने वाले हैं। वो जो फीलिंग है वो कोई नहीं समझ सकता। उस बात से मेरी आज भी रूह कांपती है। इस बात को आज मुझे 11 साल हो गए, लेकिन मैं उस बच्चे को आज भी नहीं भूल पाई हूँ। उसकी कब्र है लंदन में, लेकिन मैं उसको नहीं भूल पाई हूँ। मैं उसको सोच के आज भी रोती हूँ, जबकि आज मेरी बेटी 8 साल की है। और हमारा ये मानना है, हमारा क्या, मेरी तो बेटी खुद ये बात कहती है, वो 8 साल की छोटी बच्ची जिसका नाम भी हमने वही रखा है जो उसका था, वो कहती है कि मैं वही सोल वापस आई हूँ, तुम लोग दुखी मत हो। आज मैं रोती हूँ तो मेरी बेटी मेरे आंसू पोंछती है। और कहीं ना कहीं हमारा भी ये मानना है कि भगवान ने हमें उसे ही लौटाया है। लेकिन फिर भी ज्योति मैम, क्या लगता है जिस मुद्दे पे आप बात कर रही हैं, जिस इंडिया में, जिस भारत में हम रहते हैं, यहाँ का समाज जितना महिलाओं का है उतना पुरुषों का है। कोई महिला नज़र आती हैं जो इन पहलुओं पे बात करती हैं? जिस विश्वास और जिस आत्मबल के साथ आप बात कर रही हैं, कभी कोई आवाज़ सुनने को मिलती है? लोग तो कुछ भी बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी और बच्चा और प्रेगनेंसी तो काफ़ी बड़ी बात है। अगर हमने नॉर्मली ये भी कह दिया कि मुझे पीरियड्स हो रहा है, तो लोग कहते हैं धीरे बोलो, पति सुन रहा है। अरे क्या हो गया, मेडिकल टर्म है। हम साउथ इंडियंस हैं, हम ये मानते हैं कि पीरियड्स में 5 दिन पूजा नहीं करना, तो हम तो ओपनली बोल देते हैं, पंडित जी को भी बता देते हैं कि पीरियड्स हो रहा है, पूजा नहीं करना है। तो इसमें कौन सी शर्म की बात है? लोगों को तो छोटी छोटी चीज़ें भी बोलने में शर्म आती है। वो क्या जिएंगे, क्या महसूस करेंगे? पीरियड्स को ही हमारे समाज में इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है, वो वर्ड ही यूज़ नहीं करना उनको। घर में किसी को नहीं बताएंगे कि पीरियड्स हो रहा है। अरे मेडिकल टर्म है, पीरियड्स है, रेस्ट करो। ज्योति अय्यर मैम, जिन पहलुओं को लेकर हमारी सोच है, हम काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कहानी जस्ट आज की शुरुआत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे किस तरह की इनिशिएटिव आप लेने जा रही हैं, जिससे कि एक लार्ज मासेस को, और विशेष तौर पे अगर मैं जिक्र करूँ तो महिलाओं को, आप बेबाक, तेज़ तर्रार अंदाज में इन तमाम पहलुओं पे देखना चाहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि किस तरह की इनिशिएटिव आप लेंगी? क्या कोई संस्थान भी शुरू करने की आपकी तैयारी है? ये जानना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो मैं करना चाह रही हूँ, ये मैं बहुत सालों से करना चाह रही हूँ, पर किसी वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग हालातों की वजह से वो नहीं हो पाया। बट इट्स ओके, जब जागो तब सवेरा, बेटर लेट देन नेवर। सो अब मैं लाइफ में एक तरह से सेटल हूँ। मेरी बेटी 8 साल की है, वो अपने आप को खुद मैनेज करती है, तो अब मैं काइंड ऑफ फ्री हूँ। तो अब मेरे पास काफ़ी वक्त है करने के लिए। तो अब मुझे लगता है ये सही टाइम है। तो इनिशियली तो मैं किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहूँगी, मे बी फॉर फ्यू मंथ्स। और मेरा, वैसे तो चैरिटी के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, बट मेरा अभी मेन टारगेट है विमेन एम्पावरमेंट। जो मजलूम औरतें हैं, पति मार रहा है, सह रही हैं, उन्हें रोकना है। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी, जो पेट में फीमेल फीटिसाइड हो रहा है, मेरा एक ड्रीम है, हिंदुस्तान से ये ख़त्म हो जाना चाहिए। कैसे होगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, बट शुरुआत मुझे करनी है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। मैं शुरुआत करूँगी, 4 लड़कियाँ और जुड़ेंगी, मुझे पता है बहुत लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, बट कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं ज़रूर खुद का कुछ ऐसे संस्था खोलना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास पैसा है, मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़े से हम शुरुआत कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कीप गेटिंग डोनेशंस एंड वी कैन कीप ऑन एडिंग टू थिंग्स। तो मैं 1 से 2 साल के अंदर ये पूरा अपना टारगेट पूरा करना चाहूँगी। ये मेरी ख्वाहिश भी है और ड्रीम भी है, और मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मैंने आज तक ज़िंदगी में जो भी सोचा है वो मैंने करा है। हाँ, मेरी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है,
वो बात अलग है। लेकिन मैंने जो करने की सोची, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, एग्जाम्पल देना चाहूँगी जैसे मैंने बताया बच्चे के बारे में, या दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी मेरा घर, मेरी शादी से पहले का घर, जिसे मैंने कैसे बेचा है मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर के पेपर्स नहीं थे मेरे पास, ना वो पेपर्स बन पाए। बिना पेपर्स के मैंने अपना घर अकेले बेचा है, अकेले जाके दिल्ली में महीनों बैठ के मैंने उस घर को बेचा है। तो बहुत लोगों ने बोला कि छोड़ दो, कोई काम नहीं हो पा रहा तो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। नहीं हो पा रहा तो और पीछे लगना है, छोड़ना क्यों है? और जब तक उस काम को भी खत्म नहीं, मेरा सवाल इनिशिएटिव को लेकर है। और इसके साथ अब मैं जानना चाहूँगा मैम, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट महिला होना, महिलाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उस चीज़ को कुचलती है, उसे महिला शख्सियत होने से रोकती है, तब हम और आप इस वक्त बैठकर बातें करते हैं। ऐसे में अब सवाल हो जाता है कि महिला अगर आपके सामने हो तो क्या वो 3, 4, 5 मैसेज आप सबसे एकदम फिंगर टिप्स के ज़रिए देना चाहेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज होगा? सबसे पहला मैसेज तो इस बात पे गर्व करो कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम महिला हैं। प्राउड टू बी अ वुमेन। इससे बड़ा वरदान नहीं है जो भगवान ने दिया है, क्योंकि औरत को ही सारा सौभाग्य मिला है। पावर, शक्ति, नारी, माँ बनने का सौभाग्य, सब कुछ भगवान ने औरत को दिया है। औरत से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो इस चीज़ को सबसे पहले तो धन्यवाद करो, खुश हो जाओ। दूसरा, अपनी अस्तित्व को पहचानो, खुद के लिए जियो, दूसरों पे निर्भर ना हो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो या फैसला लेने के हिसाब से हो। खुद के लिए जियो, खुद के लिए करो, अपनी ज़िंदगी जियो। रिश्तों को साथ लेकर चलो, पर रिश्तों को बोझ न बनने दो। तीसरी बात, अगर हम फाइनेंशियली सक्षम हैं और हम सब कुछ समझ रहे हैं, तो फिर हमें बाकी लोगों की मदद करनी है। जहाँ पे जागरूकता नहीं है, जहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, औरतों को पति तंग कर रहे हैं, सास तंग कर रही है, दहेज के लिए आज भी जलाया जा रहा है, पेट में फीमेल्स को मारा जा रहा है, तो हमें जुड़ना है और उन सब अन्याय को रोकना है। चौथे मैसेज के रूप में क्या कहना है? चौथा मैसेज, औरत सब कुछ कर सकती है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। पांचवा मैसेज, ये जो समाज ने बनाया है कि शादी तो करनी ही है, 20 साल की हो गई अब शादी कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि शादी नहीं करनी है, लेकिन अगर करना चाहो, हमें किसी का प्यार चाहिए, हमें एक साथी चाहिए, हमें हमसफ़र चाहिए, तो शादी कीजिए। समाज के डर से, माँ बाप के डर से शादी मत कीजिए। खुद के लिए मन है तो कीजिए, और उसी से कीजिए जो आपको पसंद हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो। आप मिलिए, आप उस ग्रूम से मिलिए, आप उसे पसंद कीजिए। अगर वो आपको समझता है, आप उसको अपने काबिल समझते हैं, तो ही आप शादी के लिए हाँ बोलिए। कभी किसी के दबाव में आके शादी के लिए हाँ नहीं बोलना। मैं एक और मुद्दा लाना चाहूँगी, मुझे नहीं पता ये इस बात से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन ये मुझसे तो कहीं ना कहीं जुड़ा है। मैं क्योंकि एक दक्षिण भारत से हूँ और दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हूँ, सांवली ही हूँ। तो ये भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लड़की अगर गोरी नहीं है तो सुंदर नहीं है। मैंने तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी थी, थ्रू आउट टॉपर थी और बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन मुझे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, डिबेट्स में, डांसेस में, मैं गाना भी बहुत अच्छा गाती थी, मुझे नहीं लिया जाता था, क्योंकि मैं नॉर्थ कल्चर में पली बड़ी हूँ। आई रिपीट, नॉर्थ कल्चर में ये सबसे ज़्यादा है, और ये मेरी पर्सनल आप बीती है। मैं एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, और मैंने उस स्कूल को छोड़ा और मैंने साउथ इंडियन स्कूल ज्वाइन किया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ मुझे दबाते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं गोरी नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने ये कदम उठाया, मेरे पिताजी खुश नहीं थे इस चीज़ से, लेकिन जिस दिन मैंने ये कदम उठाया और मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया जहाँ साउथ इंडियंस में गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, सो वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, उस दिन से मेरी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। मैं एक एक्सट्रोवर्ट हो गई। मैं अपनी हर बात को
निडर होके बोलती हूँ। और आज जो आप मुझे देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि मैंने इस फैसले को अपने पिताजी के खिलाफ जाके किया कि मैं पब्लिक स्कूल छोड़ के साउथ इंडियन स्कूल ज्वाइन करूँगी। ये भी हमारे समाज की एक प्रॉब्लम है, जो मुंह पे आके बोलते थे गोरी नहीं है लड़की। अरे शादी के लिए और हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं, गोरा काला कुछ नहीं है। उस हिसाब से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पति और उनकी फैमिली में सब बहुत ज़्यादा गोरे हैं और उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ को लेके नीचा नहीं दिखाया। लेकिन जगह जगह सुनना तो पड़ता ही है। जैसे कि मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, मेरी बेटी बहुत गोरी है और मेरे पति को रिजेंबल करती है, तो लोग मुंह पे कह देते हैं अच्छा ये आपकी बेटी है, अच्छा लगता तो नहीं है, तो मैं क्या बच्चा चुरा कर लाई हूँ। ये बात इतनी ठेस पहुँचाती है कि वो मेरी बेटी मेरे जैसे नहीं दिखती तो क्या हुआ, पति की तरह दिखती है। तो जस्ट बिकॉज कि मैं काली हूँ और मेरी बेटी गोरी है इसलिए वो मेरी बेटी ही नहीं है क्या? ऐसा मुझे पिछले 8 साल में 100-200 बार सुनना पड़ा है। तो आप सोचिए कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी निडर, मुंह पे जवाब देने वाली मुंहफट लड़की, अगर मुझे इतना सुनना पड़ा तो एक आम लड़की की क्या हालत होगी, ये आप सोच के देखिए, इस पे विचार कीजिए। अभी एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा, बहुत कम समय रह गया है मैम, बिकॉज अभी बात हो रही थी तो इस पे बात करना अहम लगा। महिला होना और एक सामान्य महिला होना और साथ ही जो एक प्रोफेशनल महिला होना, अभी आप इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर रही थी। आपसे मैंने बात किया तो आपने कही कि जब कोई पढ़ी लिखी महिला है तो वही सिर्फ महिला नहीं है बल्कि एक सामान्य महिला भी महिला है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भी एक सोच बन गई है हमारे समाज की कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो ये बहुत तरक्की पे है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक सामान्य महिला भी बहुत कुछ कर सकती है, कम पढ़ी लिखी है, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो भी बहुत कुछ कर सकती है और कर रही है। अपने लिए आवाज़ उठाना, खुद को आर्थिक रूप से समर्थ करना और भी बहुत कुछ, और वो भी किसी भी पढ़ी लिखी और प्रोफेशनली क्वालिफाइड महिला से कम नहीं है। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक तरफ और गृहिणी हाउसवाइफ एक तरफ। हर महिला में शक्ति है, और बल्कि मेरे हिसाब से हाउसवाइफ का स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ संभालना पड़ता है। जो जॉब पे चली गई वो तो चली गई, जो घर पे है उसे 5-5 मिनट में उम्मीद की जाती है कि वो हर चीज़ को संभाले। उसका स्ट्रगल, उसकी तपस्या ज़्यादा है। ज्योति मैम, विमेन बियॉन्ड थॉट के इस प्लेटफॉर्म के लिए विशेष तौर पे आप अपना कीमती समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तमाम पहलू एक सामान्य महिलाओं के लिए विशेष तौर पे प्रेरित करने जा रही है। सो इन तमाम मुद्दों पे बेबाक अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो मेरे मन में एक बात है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वरना मैं एक आम इंसान हूँ, एक घर में पुणे में ओमेगा पैराडाइज में रहती हूँ, मुझे कौन पूछेगा। मुझे ये प्लेटफॉर्म शेखर जी आपने दिया, मैं इस बात की आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।